इक्विटी मार्केट में हमने देखा है कि पिछले 18 महीने से ज़्यादा समय में उस तरह के रिटर्न जनरेट नहीं हुए हैं। बाजार स्टैंड स्टिल दिख रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अब अच्छी रिकवरी आएगी, अब अच्छी रिकवरी आएगी, अब वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में आ गए हैं। लेकिन आगे क्या होगा, अनिश्चितताएं काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आगे की रियल तस्वीर क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के ऑफिस में। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। क्रिस्टी मथाई साहब हैं, इक्विटी फंड मैनेजर हैं क्वांटम एएमसी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर, क्या लग रहा है, अब वैल्यूएशंस ठीक ठाक बाजार के आपको लग रहे हैं या अभी भी पेन बचा हुआ है मार्केट में? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। तो क्लियरली हम ये देखते हैं कि देखिए, आपने बोला 18 महीने, उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन था कि काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। हाँ। पर हम लोगों ने देखा है कि पिछले 18 महीने में अर्निंग्स, स्पेशली आप FY26 की बात करें, जो पिछला साल अभी ख़त्म हो रहा है, काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जस्ट फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, देखा है कि एकदम कम्प्लीटली अर्निंग्स डाउनग्रेड ही होते रहे हैं मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में। अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम FY27 में जाएंगे तो अर्निंग्स, बिकॉज आपका पिछले साल का बेस काफ़ी लो है और 2-3 मेजर सेक्टर्स जैसे बैंकिंग हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इंडेक्स में। बैंकिंग, और आप अगर देखें आईटी सर्विसेज या ऐसे ऐसे सेक्टर्स को आप अगर देखें, ऑलमोस्ट लाइक 12, 14, 15% इंडेक्स का है। तो उसमें कुछ टेलविंड आने की एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से अर्निंग्स इंप्रूव होना था इंडिया का। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि पिछले 2-3 महीने में स्पेशली वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस हुआ है, स्पेशली क्रूड को लेके और काफ़ी दूसरे रॉ मटेरियल्स को देखे, जैसे आप पेटकोक देखें, एनर्जी देखें, तो वो अर्निंग्स में एक इम्पैक्ट आ सकता है। बट हमारा ये मानना है कि अगर ये 2-3 महीने का ही सवाल है, अभी ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा तो हो गया, तो इम्पैक्ट मे बी एक फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में होगा। बट उसके अलावा अगर ये चलता रहा काफ़ी दिनों तक, जैसे क्रूड अभी हम लोग बात कर रहे हैं 115 के आसपास है, तो आपका अर्निंग्स डाउनग्रेड स्पेशली FY27 का होने का चांसेस है। ओके, क्योंकि क्रूड एक बड़ा फैक्टर होता है। हमने ग्लोबली देखा है कि जब भी क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कंपनियों के मार्जिन कम होने लगते हैं, महंगाई घटती है, एक ऐसा साइकिल क्रिएट होता है जिस साइकिल में हर कंपनियां फंसने लगती है। फिर डिफॉल्ट का भी खतरा बढ़ता है, फिर उसका इम्पैक्ट यहाँ पर कंजम्पशन पर दिखता है, नौकरियों पर दिखता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर दिखता है। क्या ये संकेत है स्लो डाउन के? 2026 में आपको कितनी आशंका लग रही है स्लो डाउन की? राइट, तो हम अगर सेक्टर वाइज देखें तो क्लियरली 2-3 ऐसे सेक्टर हैं जहां पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। कौन कौन से सर? जैसे OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वो तो डायरेक्ट सीधा इम्पैक्ट है। उसके बाद जो पेंट्स कंपनियां हैं, टायर कंपनीज हैं, सो और जैसे सीमेंट कंपनीज हो गया, सीमेंट कंपनीज का अभी जस्ट उन्होंने प्राइस हाइक लिया था पिछले क्वार्टर ही, बट अभी ऐसा लग रहा है कि पैकेजिंग कॉस्ट, प्लास्टिक कंपनियां हैं, केमिकल कंपनीज है, रियलाइंस कंपनियां हैं। सो इन लोगों का जनरली जो इन्वेंट्री होता है, जो स्टॉक करके रखते हैं 1 महीना या 2 महीना की इनपुट मटेरियल, उसके बाद में आपको प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है और ऑलरेडी प्राइसेस 30%, 40% के ऊपर आ चुके हैं। तो वहां पे अगर आप पास ऑन ना कर पाए जो एंड क्लाइंट को, जो अभी थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आपका मार्जिन पे हिट होगा, मार्जिन पे हिट होगा। फिर आप रीपे कर पाएंगे कि नहीं, जिस डेट के जरिए वो आप काम कर रहे हैं, पूरा ऑपरेशन चला रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं, सारे चैलेंजेस आते हैं। पर मेरा ये मानना है कि देखिए, अभी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो आप मार्केट में एटलीस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं, 3 साल के लिए आते हैं या उसके ज्यादा, तो उनके लिए मे बी ये FY27 का अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। उसका थोड़ा रोल ऑन इफेक्ट होगा FY28 में भी, क्योंकि ग्रोथ पे। बट इसके अलावा ये जो करंट अपॉर्चुनिटी है वो इतना निराशाजनक है नहीं, क्योंकि आपको अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे कि मे बी 2 क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट निकल सकता है। सो ऑल्सो आप देखें कई सेक्टर्स उन्होंने रिएक्ट किया, स्पेशली लार्ज कैप पॉकेट में, स्मॉल कैप में भी ज़्यादा उतना रिएक्ट नहीं किया था। तो वो सेक्टर्स में जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और 2-3 जो सेक्टर्स इसके मिडिल में है, वहाँ पे इम्पैक्ट आया। तो वहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। तो एक वो है, अगर आप
एकदम एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये तो अर्निंग्स डाउनग्रेड के चांसेस हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म है एटलीस्ट 3 साल का, तो ये भी एक पासिंग फेज है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये एनर्जी शॉक्स। तो आपको लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग टाइम है या अभी भी रिस्क है? एब्सोल्युटली। तो हमारे ये फंड मैनेज फंड हाउस का यही मानना है कि ये एक बिल्डिंग टाइम है, बट ये नहीं कि आप कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करें। मतलब अभी भी एसआईपी रहना, अभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का वक्त आया है क्या? नो, हमारे क्योंकि द रिस्क इज कि अगर ये एनर्जी क्राइसिस थोड़ा और चलेगा, प्रोलॉन्ग हुई तो इसका ज्यादा जो इफेक्ट होगा राइट। तो और उसका एक्चुअली किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप देखें वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने सोचा था कि ये शायद 2 हफ्ते का वॉर होगा, निकल के हो जाएगा, बट अभी देख रहे हैं कि सर्टेन एस्पेक्ट्स एस्केलेट होते जा रहे हैं, एस्केलेट हो रहे हैं, उसके रिपल इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो हिट हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गल्फ कंट्रीज में हिट हुए, उसे रिपेयर होने में, रिकूप होने में टाइम लगेगा। राइट। और आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर, जो भी एक सप्लाई शॉक था, वो ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स के लिए आपका एनर्जी प्राइसेस सब ऊपर थे। हालांकि एलपीजी क्राइसिस नहीं आया था जैसे अभी इंडिया में है उतना एनर्जी, बट वो भी एक सप्लाई शॉक था। और देखा कि उस साल का अर्निंग्स पूरा ऑलमोस्ट निकल गया था, उस FY 22-23 का अर्निंग्स रिबाउंड हुआ था। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो एकदम सही टाइम था इन्वेस्ट करने का, बिकॉज जो रिबाउंड भी काफी शार्प हुआ था। कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट टाइम है यहाँ पर पोर्टफोलियो में उसको रखना ही चाहिए, अपॉर्चुनिटी ज्यादा लग रही है, जिसका 3 साल का 5 साल का नजरिया है? करेक्ट। सो क्लियरली एक सेक्टर जो हमारे हिसाब से जो अच्छा कर सकता है, एक तो है बैंकिंग। क्यों बैंकिंग? क्यों सर? सी बैंकिंग पिछले आप 3 साल का एक देखें कैसा उन्होंने फाइनेंशियल्स वर्क किया है, और एनपीए वगैरह पे इतना ज्यादा काम हुआ है, एसेट क्वालिटी पे काम हुआ है। तो आप देखिए बैंकिंग सिस्टम का एसेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट है अभी। तो वैल्यूएशंस वाइज ठीक लग रहा है बैंकिंग अभी आपको? सी वैल्यूएशन वाइज प्राइवेट बैंक्स का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो ऑलमोस्ट डेकेडल लोज वैल्यूएशन है। पिछले 10 साल में वन ऑफ द चीपेस्ट वैल्यूएशन बैंक्स लेकिन काफी चले हैं। पीएसयू या प्राइवेट, कहां वेटेज ज्यादा रखे? सो वो मैं एक डिस्टिंक्शन करना चाहता हूं, क्योंकि पीएसयू का वो स्टोरी नहीं है, क्योंकि पीएसयू का वो साइकिल काफी अच्छा था। पिछले 3-4 साइकिल आप देखें कि कॉर्पोरेट जो लोन्स 2017-19 वो दशा में जब प्रॉब्लम हुआ था, उसकी रिकवरीज काफी हेल्प किया था पीएसयूज को पिछले 2-3 साल में। तो आप उसका एक मेट्रिक है जैसे बोलते हैं क्रेडिट कॉस्ट या प्रोविजन नंबर बोलते हैं बैंकिंग के पार्लांस में, वो काफी लो था। तो इसके वजह से आप देखें कि काफी सारे पीएसयू बैंक्स जो स्ट्रगल करती थी 1% आरओए बनाने के लिए या 15% आरओए बनाने के लिए, हर पीएसयू बैंक वो मेट्रिक पे चले हैं। तो अभी मेरे ख्याल से वो टाइम, ये पीएसयू में थोड़ा मॉडरेशन आना चाहिए, क्योंकि आप देखें वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट एमएसएमईज पे हो सकता है, तो ये प्रोविजन नंबर स्लोली मूव होता है। तो हमारा क्लियर, हमारे पास भी पीएसयू बैंक्स थे, स्लोली हम ट्रिम कर रहे हैं एलोकेशंस को इसमें, बिकॉज हमारे हिसाब से वो वैल्यूएशन भी कैचअप हो चुका है। और तो प्राइवेट बैंक की स्टोरी आपको यहाँ से अच्छी दिख रही है सर। या इसके अलावा और भी कोई पॉकेट्स आपको लग रहा है जहाँ पे अट्रैक्टिव है, लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी प्ले हो जाएगी, अच्छे पैसे वहां पे बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बढ़िया कोई और सेक्टर लग रहा हो? राइट। सो एक क्लियरली एक सेगमेंट है, जैसे आप इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस अगेन वही फैंटास्टिक कंपनीज, ये कंपनीज के जो मोट है या अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट, क्योंकि बहुत सारे रूरल मार्केट में अभी भी इंश्योरेंस की पहुंच उतनी ज्यादा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसकी आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, आप स्प्रेड आउट है अक्रॉस जोग्राफिकली, और प्रोडक्ट भी स्प्रेड आउट है, तो ये कंपनीज काफी अच्छा करती हैं। तो और मींस फंडामेंटली अच्छा करना चाहिए आगे जाके। आपने जैसे अंडर पेनिट्रेशन किया स्टोरी, और सरकार के जिस तरह के प्लान्स है कि अलग अलग सेगमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटर करना, तो इंश्योरेंस का एक प्ले तो समझ में आया। इसके अलावा एक और थी मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इंफ्रा, यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है क्या? अवॉइड यहाँ पे हमारे ख्याल अभी रुकना चाहिए, अभी थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि आपने देखा मार्केट ऑलमोस्ट 2 महीने में कितना, स्पेशली ये पावर सेक्टर के, एंड हमारे ख्याल से ये सेक्टर्स अच्छे हैं इन द सेंस लाइक स्पेशली आप पावर की बात करें तो क्लियरली आप अगर गवर्नमेंट का ही प्लान देखें पिछले 2032 मिशंस में, क्लियरली आपका केपेक्स तो आना ही आना है, और उसके चेन में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो बेनिफिट करेंगे। बट यहाँ पे सवाल पूछना चाहिए कि
क्या वैल्यूएशन में आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं? हमारे ख्याल से तो वैल्यूएशन आपको स्ट्रेच लग रहा है, स्ट्रेच लग रहा है, तो मतलब वर्क करे या चले भी बहुत है ये Right. सब सारी Yes, कंपनी। correct. एक और थीम आईटी की थीम भी बहुत चर्चा में है Right. क्योंकि इस पे चर्चा करना सबसे जरूरी है। एक तो वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ते दिख रहे हैं, Yes. लेकिन उसके बाद भी जो चैलेंजेस, जिस तरह के ग्लोबल पिक्चर दिख रहे हैं, जिस तरह की कहानी एंथ्रोपिक की बात दिख रही है, उस तरह की आई टूल्स की दिख रही है, और हमने खूब यहाँ पर बाइंग किया, बाईबैक खूब किया, रिसर्च डेवलपमेंट में काम कम किया। हमें जब भी कैश रेज कोई कंपनी होती है शेयर बायबैक कर लेती है। हम हमेशा हिस्टोरिकली हमने आईटी कंपनी में, इंडियन आईटी कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत रही है। लेकिन कोर जो अपॉर्चुनिस्टिक प्लेस है उसमें हमने कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लेकिन आप मिलकर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन के साथ, सिनर्जी के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मिस कर गए। अभी भी आईटी कंपनी में रिस्क आपको ज्यादा लग रहा है या पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए ये सेक्टर पर भी ध्यान रखना चाहिए? राइट, श्योर। सो आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, आईटी सेक्टर। देखिए, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, वो हिस्टोरिकली कोई भी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज ने अपना डायमेंशन ऑफ वर्क चेंज नहीं किया। वो हमेशा एक इंटीग्रेटर का जॉब करते थे। कोई भी एंटरप्राइज को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करने में और उसके एनवायरनमेंट में कैसे आप प्लग करें, वही काम करते थे। सालों से यही कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। ज्यादा सर्विसेज पे फोकस, ज्यादा सर्विसेज फोकस। और मेरे ख्याल से अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी शिफ्ट आता है, जैसे आपने देखा Y2K मूवमेंट था 99 में, ERP इम्प्लीमेंटेशन था, फिर 2016-17 में एक ऐसा वर्ड था स्मैक करके, सोशल मोबिलिटी, क्लाउड बहुत बड़ा था, एनालिटिक्स बाद में। तो ये सब एक शिफ्ट होता है टेक्नोलॉजी में। हालांकि AI थोड़ा फंडामेंटली डिफरेंट शिफ्ट है, ये तो खैर बिल्कुल अलग ही चीजें, अलग स्टोरी हो रही है। इसके जो स्टार्टिंग जो टाइम होता है, तो उस टाइम पे जनरली जो एडॉप्शन होता है, वहाँ पे देखा है कि आईटी सर्विसेज थोड़ा लैग करती है। बट जैसे इसका एंटरप्राइज एडॉप्शन, जैसे कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एआई को अडॉप्ट करता है काफ़ी ज़्यादातर। अभी फिलहाल एक एआई ऐसा टेक्नोलॉजी जहाँ पे रिटेल का पहले अडॉप्शन हुआ है, एंटरप्राइजेस का बाद में। क्योंकि अगर आप कोई भी बड़े बैंक की बात करते हैं, अगर फुल्ली मेरे को एआई इंप्लीमेंट करना है, काफ़ी सारे रेगुलेटरी रिस्क हर्डल्स होते हैं। तो कोई भी एंटरप्राइज थोड़ा धीरे धीरे ही अडॉप्ट करता है। रिटेल में वो डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं एआई टूल्स को। सो कहीं ना कहीं वो जब एंटरप्राइज अडॉप्शन बढ़ेगा, तभी आईटी सर्विसेज का रोल प्ले होगा। ये जो पीरियड है, मे बी 1-2 साल, अभी 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है, हम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता है कंपनीज प्राइसिंग को लेके, क्योंकि क्लाइंट की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एआई से तो मेरा काफ़ी सेविंग्स हो रहा है। हालांकि क्लाइंट को भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर वो सब 1 साल बाद पता चलेगा, और तभी वो प्राइसिंग प्रेशर में भी थोड़ा रिलीफ होगा। तो हम लोग का ये मानना है कि अभी आईटी सेक्टर आप देखें, स्पेशली लार्ज कैप आईटी, टॉप 5, ऑलमोस्ट FCF यील्ड, डिविडेंड डील 6-7% के आसपास है। तो ये एक टाइम है जहाँ पे अगर आपको एलोकेट करना है, तो ये पॉसिबली एक टाइम है जहाँ पे आप एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का रोल आएगा, मे बी 1 साल बाद आएगा, इमीडिएटली नहीं लेकिन आएगा। बिल्कुल पूरी तरह से आपको लग रहा है कि आईटी की स्टोरी खत्म नहीं होने वाली है, और ये अभी टाइम है धीरे धीरे करने का। बहुत जल्दबाजी नहीं करें, यही सलाह है आईटी में, कि रिस्क तो है, लेकिन धीरे धीरे जब ठीक होंगी तो ये टाइम भी नहीं मिलेगा। इसी दौरान पैसे भी बनते हैं, लेकिन फुली इन्वेस्टेड ना रहे आईटी में। मतलब आईटी में आपको जितना डालना है उसमें से धीरे धीरे ही डालें, क्योंकि चीजें धीरे धीरे 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाएंगी, तो आप तब तक आप एवरेज आउट भी करते रहेंगे। सर, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, सबसे बेस्ट सेक्टर आपको कौन सा लग रहा है लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अभी के माहौल में, और सबसे वर्स्ट सेक्टर, सबसे खराब सेक्टर कौन सा लग रहा है? सी देखिए, बेस्ट सेक्टर आप पूछें तो क्लियरली जहां पे ग्रोथ है, वैल्यू, सो ग्रोथ और वैल्यूएशन, सो हमारे हिसाब से ऐसा सेक्टर होना चाहिए जो फेवरेबल है, स्पेशली जहाँ पे हमारा एलोकेशन ज़्यादा रहता है। वो एक ऐसा सेक्टर होना चाहिए जो ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग है, और रिटर्न्स भी बन रहे हैं, एंड वैल्यूएशन भी डिसेंट है। ऐसा पूरे मार्केट में एक ही सेक्टर है, विच इज़ बैंकिंग, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग, जहाँ पे ये सब कॉम्बिनेशंस है, और ग्रोथ पे अभी जस्ट आ रहा है। सी वर्स्ट सेक्टर्स, फंडामेंटली आप देखें सर्टेन सेक्टर्स जैसे EMS सेक्टर, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा कन्विंस नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ बिजनेस
गवर्नमेंट डोल आउट्स के ऊपर होता है, इंसेंटिव्स के ऊपर होता है, उसका सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन है। तो जो अभी जो आरओईज बन रहे हैं ये कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये थीम बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ी थीम है, बहुत इसमें और राइट उनके अलाइड इतने सारी चीजें काम होती हैं। और देखा हम लोगों ने देखा भी साउथ एशियन कंट्रीज स्पेशली चाइना, ताइवान में इंडस्ट्रीज काफी बड़े हैं। इंडिया में वो स्टार्ट ही हो रहा है, बट अभी जो मॉडल्स हैं, लेकिन जिस तरह के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स वगैरह में देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है। अगर सेमीकंडक्टर में कोई दिक्कत हुई तो मार्केट पे एक बड़ा हिट हो सकता है। आपने जैसे सेमीकंडक्टर बोला, काफी लिस्टेड नेम्स क्योंकि प्ले करने के लिए है नहीं, और एक ये तो ईएमएस आपको बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है। ईएमएस थोड़ा रिस्की पॉकेट लगता है हमें, स्पेशली बिकॉज रेवेन्यू विजिबिलिटी कम दिख रही है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो हम लोग को वो एक सेक्टर थोड़ा अवॉइड लगता है, और काफी अलग सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब हम लोग अवॉइड करते हैं गवर्नेंस को लेके, क्योंकि जो जैसे पॉलिसी भी काफी चेंजेज होते हैं और बहुत सारी कंपनीज भी होती है यहाँ, उन पर भी काफी ज्यादा डेंट होता है। मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी हम काफी ज्यादा लग रहा है कि अब मौके आ रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए। मिड कैप स्मॉल कैप अब शुरू करना चाहिए यहाँ पर। मिड कैप स्मॉल कैप हमारा हमेशा ये व्यू है कि आपको बहुत केयरफुली स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप क्लियरली देखें तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे बिजनेस मॉडल्स अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट लार्ज, बने नहीं है। तो वो जो रिस्क होता है, जैसे मैंने बोला कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, सो आप अगर FY22 जाके देखें, जहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया अर्निंग्स का, वो स्मॉल कैप में आया क्लियरली, बिकॉज जो पास ऑन करने की एबिलिटी हो वो सब बहुत कम है, बट रिबाउंड भी वैसे ही करता है जब अगर थिंग्स सेटल। सो मिड ऑलरेडी हम मंथ टू डे देखें ऑलमोस्ट 16-17% रनअप हो चुका है डिस्पाइट आपके एनर्जी कॉस्ट जहाँ पे हैं। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सेलेक्टिव होना चाहिए, और सब कुछ चीप नहीं है। जैसे स्मॉल कैप मिड कैप में जैसे कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक का थीम हो गया, सेलेक्ट सेक्टर्स जो हमें स्टिल ओके लगता है, बट फुल एलोकेशन करने का टाइम नहीं है कंपेयर टू लार्ज कैप, स्पेशली स्मॉल और मिड में। अभी सर आपने काफी इंटरेस्टिंग और कई सारी ऐसी चीजें और जो गाइड किया लोगों को, ये काफी बढ़िया था इक्विटी मार्केट को लेकर। जाते जाते इक्विटी मार्केट के लिए 2 लाइन में ही बताइए, सबसे बड़ा रिस्क यहाँ से आपको क्या दिख रहा है और क्या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? राइट, सी क्लियरली सबसे बड़ा रिस्क हमारे हिसाब से अभी आप देखें तो एनर्जी कॉस्ट है, जो अभी हमारा मानना है कि बेस्ट गेस है कि ये शायद ट्रांजिटरी नेचर है। और अपॉर्चुनिटी सर? सी अपॉर्चुनिटी क्लियरली इफ जो फॉल है उससे रिलेटेड एक तो रिबाउंड, और सी अभी नॉर्मल इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल हमेशा ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया का स्टॉक मार्केट उसी पेस से ग्रो होगा, मे बी 2% या 3% ज़्यादा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा होगा। और इंडिया में हम लोगों ने देखा कि पिछले 40 साल में ऑलमोस्ट एवरेज रियल जीडीपी ग्रोथ 6-6.5 के आसपास है। उसमें आप इन्फ्लेशन जोड़ें अनदर 4-5%, सो 11% से रेवेन्यू ग्रोथ होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज का। अगर यहाँ से कोई इन्वेस्ट करे, एसआईपी आखिरी सवाल है, यहाँ से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो कि एनुअलाइज बेसिस पे, सीएजीआर बेसिस पे कितना रिटर्न एनुअल बेसिस पे उनको रखना चाहिए? राइट, सो क्या उम्मीद करें? सी क्लियरली पिछले 15-20 साल में मार्केट रिटर्न्स ऑलमोस्ट 13% के आसपास रहा है निफ्टी का। आप देखें तो हमें ऐसा कोई इश्यूज तो नहीं दिखता कि बिकॉज ऑफ विच ये रिटर्न नहीं आने चाहिए, इन अ सेंस डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद करें इक्विटी मार्केट से। आइडियली अभी बिकॉज मार्केट करेक्ट हुआ है तो हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इतना बन सकता है। डाउनसाइड रिस्क कितना है? डाउनसाइड यहाँ से सी डाउनसाइड रिस्क 2 फैक्टर्स से आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि कैसे यूएस मार्केट ने ऊपर गया है, स्पेशली पूरे एआई स्टॉक में, तो अगर उधर कुछ करेक्शन आता है तो उधर इंडिया का भी इम्पैक्ट होता है अक्रॉस द बोर्ड। और दूसरा मुझे लगता है ये ऑफ कोर्स ये एनर्जी क्राइसिस जहाँ पे अभी भी स्टिल प्राइसेस हाई है, सो वो अगर रिमेन हाई होते हैं तो वी कैन सी नियर टर्म प्रेशर, वो तो होना ही है अगर होता है। 1 लाइनर आखिरी गुरु मंत्र दीजिए जो भी इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर है, शेयर बाजार में जो निवेश करना चाहते हैं। 1 लाइन तो मुश्किल है, बट क्लियरली मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप पेशेंट हैं इक्विटी मार्केट के, ये आप एटलीस्ट 3 या 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन देखते हैं तो आपके अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो आपको उस टाइम के लिए
इन्वेस्टेड रहना चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स ये एक बढ़िया सेक्टर इनको लग रहा है। रिस्की सेक्टर में इन्होंने बता दी, ईएमएस की बात की, जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर रिस्क भी लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी अभी भी लग रही है, खास करके इंडिया की। हर डिप पे यहाँ पे बाई करे, बॉटम आपको बॉटम में ही आप खरीद लेंगे, ये कभी नहीं मुमकिन होता है किसी भी सिक्योरिटीज में। तो धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के जरिए खरीदारी करें तो आपकी इन्वेस्टिंग अच्छी होगी, पोर्टफोलियो भी बेहतर तरीके से बिल्ड हो पाएगा। रिस्क आएंगे जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप सुन रहे थे क्रिस्टी मथाई साहब को, जो फंड इक्विटी फंड मैनेजर हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला बिजनेस 24 टीवी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर सर।